मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब आपको यहाँ पे पोजीशन और टाइम में को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो आप लोगों को यहाँ पे एक एक चीज समझाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे स्लोप की बात करते हो, और हमारे पास ये भी पता होना चाहिए कि वो ग्राफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब वो इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से पहले आप ये समझ लो कि कोई भी ग्राफ कैसे इंक्रीजिंग हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो पॉजिटिव ग्राफ होगा या नेगेटिव ग्राफ होगा। जैसे तुम लोगों को अगर मैं बोलूँ कि तुम लोगों ने मैथ में एक ग्राफ पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ा है। अभी पोजीशन टाइम ग्राफ से पहले मैं बेसिक ग्राफ की नॉलेज दे रहा हूँ, ग्राफ में हम क्या क्या चीज बनाते हैं, ठीक है। डिपेंड, तुमने पढ़ा होगा ना ग्राफ ई की पावर प्लस एक्स माइनस एक्स के बारे में। जैसे मैं अगर बनाऊं कि ये ग्राफ बताओ, ये ई की पावर एक्स है या ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ प्लस में कौन सा ग्राफ माइनस में है? नहीं पढ़ा। देखो आप हमेशा यहाँ पे क्या करते हो, टाइम को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास क्या होगा एक्चुअली, कि ये मान लो आपके पास पोजीशन ही है, ठीक है, ये भी पोजीशन है। पोजीशन को आप कह सकते हो डिस्टेंस एक्चुअली, है ना। पोजीशन डिस्टेंस ही तो होती है, और क्या होता है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर कुछ डाउन जा रही है, डिक्रीज हो, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। आपको पता है जब भी पोजीशन और टाइम के ग्राफ की हम बात करते हैं, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस भी होता है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जब आप बात करते हो तो ये हमेशा आपको देता है स्पीड, ठीक है। अगर मैं आपसे क्लियरली कहीं भी मेंशन करता हूँ कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो आप वहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हो ऑटोमेटिकली। अब बात समझने वाली ये है कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे टाइम क्यों लिया जाता है, और वाई पर हम अदर यूनिट्स क्यों लेते हैं। पहले ही बता चुका हूँ, हम हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पर इसलिए रखते हैं क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होने की वजह से हम हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पर रखते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे है कि टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो रहा है, ठीक है। टाइम कभी भी रोका नहीं जा सकता, टाइम को ना तो आप बढ़ा सकते हो ना ही कम कर सकते हो, क्योंकि टाइम को जो डिसाइड किया जाता है वो किसके बेस पर डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड किया जाता है अर्थ की रोटेशन के बेसिस पर, कि अर्थ 24 घंटे में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर देती है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि आप घड़ी की टाइम को चेंज कर दोगे तो उसको रोटेशन की स्पीड पर फर्क पड़ जाएगा, वो तो फर्क पड़ने से रहा। तो 24 घंटे तो तभी कंप्लीट होंगे जो अर्थ की स्पीड से हो रहे होंगे, ठीक है। इसी वजह से टाइम हमारे हाथ में ना होकर अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करेगा। और आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, जो साइंटिफिकली फैक्ट और ट्रुथ है ये कि टाइम हमारा जो 24 घंटे का एक दिन होता है, हर साल के बाद 24 घंटे के टाइम पीरियड में चेंजेस आ जाते हैं। आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में अगर टाइम पीरियड एक दिन का 24 घंटे है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा 24 घंटे 0.001 सेकंड। ये डिफरेंस बहुत ही मिनिमम होता है जो सालों के बाद जाके ऐड होता है, ठीक है। सालों के बाद जाके ऐड होता है, जिसकी वजह से एक एक सेकंड करके पता नहीं कितने सालों बाद एक दिन बनेगा वो। और ये कहा जाता है कि ये एक दिन बनने में कम से कम शायद 4000 साल लग जाते हैं, ठीक है। इतना कम टाइम चेंज होता है, मतलब होता है लेकिन होता बहुत है कम है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो हम 24 घंटे रोटेशन लेते हैं ना टाइम पीरियड एक दिन का, वो एक साल बाद 24 घंटे ना होकर 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो रहा था या कम हो रहा था, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन बनाई रहती है। तो वो चीज तुम ज्यादा अच्छे से समझोगे आगे जाके, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा होने का रीजन क्या है। ऐसा होने का रीजन ये भी है क्योंकि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस डे बाई डे कम होती जाती है। तुम लोगों ने सुना होगा कि सन के अर्थ नियर जाती रहती है, ठीक है। लेकिन वो डिस्टेंस बहुत रैपिड चेंज नहीं हो रही है, बहुत ग्रेजुअली हो रही है, बहुत थोड़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत टाइम बहुत कम चेंज लग रहा है, लेकिन आ जरूर रहा है, बात ये है बस, ठीक है। लेकिन इस टाइम को आप तब भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी ये किस पर डिपेंड करेगा, टोटली अर्थ और सन के रोटेशन पर, ठीक है। तो इसी वजह से टाइम को कहाँ लिया जाता है, एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। उसके अलावा जितने भी आपकी क्वांटिटीज बचती हैं टाइम के अदर देन, जैसे पोजीशन हो गया, पोजीशन मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, या इवन एक्सेलरेशन भी अगर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो वो सारी की सारी एक्सिस कहाँ पे रहेंगी, वाई पर। वो इसलिए क्योंकि वो सारी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करेंगी, टाइम पर, कि आप कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हो या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हमेशा उन क्वांटिटीज को रखा जाता है जो एक्स पर डिपेंड करती है, ठीक। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, जिसके ऊपर एमए में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। अगर मैं किसी भी ग्राफ में इस तरह का एरो बनाता हूं और एक इस तरह का एरो बना दूं, लाइक यही ग्राफ है, इसी तरह का मैंने यहाँ पर बना रखा है इस तरह का एरो, तो आपसे मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ सका हूं, ठीक है। कभी भी किसी भी ग्राफ में टाइम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो नहीं किया जा सकता,
ऐसा थोड़ी होगा कि आप पहले मेजर कर रहे थे 10 सेकंड के लिए, फिर आगे 5 सेकंड में, फिर 2 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड, फिर 0 सेकंड के लिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप हमेशा टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे कि पहले 0 सेकंड से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की होगी, फिर 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड। ऐसा थोड़ी कर सकते हो 20, 5, 10, 15 ऐसा रहेगा। ठीक है, तो कभी भी ये एरो अगर हुआ किसी भी टाइम ग्राफ पर तो ये वैलिड नहीं होता है। हमेशा वैलिड कौन सा होगा, जो टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, और एक चीज वो ये है कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसा है कि टाइम और पोजीशन ग्राफ की ही बात कर रहा हूं, कौन कौन से वैलिड नहीं होते ये समझने की कोशिश करो। एक तो ये वैलिड नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि कोई ग्राफ कुछ हिस्सा से है, 5 सेकंड पर ही आपको ये कर्व मिल रहा है, 5 सेकंड में 2 स्पीड मिल रही हैं, क्या पॉसिबल है एक ही ऑब्जेक्ट की 2 स्पीड होना एक ही टाइम पर? ठीक है, वो भी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिवर्स डायरेक्शन में, पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं हो। टाइम एक्सिस अगर है और इस तरह के ग्राफ बन रहे हैं डाउनवर्ड या फिर एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर आके, तो ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो एक ग्राफ वैलिड नहीं है, एक ये वाला ग्राफ वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे मैं एरो ऐसे लगा दूं तो ये भी वैलिड है, क्योंकि टाइम पहले यहाँ पे कम था फिर यहाँ पे बढ़ गया, तो टाइम यहाँ पे सही जा रहा है, मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में दिख रहा है। पोजीशन में चेंज आ रहा है वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास ये ऑर्डर सही है, टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ की वैलिडिटी हम जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, बात समझ आई। टाइम के ऑर्डर कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक ही पॉइंट पे दो पोजीशन को डिफाइन कर पाए, या दो स्पीड को डिफाइन कर रहा हो, या दो एक्सीलरेशन को डिफाइन कर रहा हो। तो ऑब्जेक्ट की एक ही टाइम पर दो चीज नहीं हो सकती, हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो इसी वजह से एक वैलिड नहीं होगा, और कभी भी टाइम डिक्रीजिंग होता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो ये भी हमेशा कैसा होगा, इनवैलिड। ठीक है, बात समझ आई। तो इस चीज को आप लोग अंडरस्टूड रखोगे और इस चीज में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर आ रही है बात समझ में? चलो, और कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके पास कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है, हमें ये समझना है। ठीक है, देखो अब इस चीज को आप डिफाइन करोगे हमेशा ऑन द बेसिस एंगल। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपके पास कुछ दो ग्राफ ऐसे हैं, एक लाइन ये है, ठीक है, और एक ग्राफ में लाइन को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। कैसे बता सकते हो कि मान लो यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर पोजीशन है, ये भी पोजीशन का ग्राफ है और यहाँ पे टाइम। अब मुझे कैसे बता सकते हो कि कौन सी यहाँ पे इंक्रीजिंग और कौन सी डिक्रीजिंग? हाँ, ये एक तरीका हो बताने का। अब मुझे बता सकते हो कौन सा इनमें से पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? ये पॉजिटिव किस बेसिस पर कह सकते हो? देखिए देखो, और डिस्टेंस तो ये इसमें बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है? डिस्टेंस यहाँ पे भी कम नहीं हो रही, स्पीड वो डिस्टेंस की नहीं है, वो स्पीड का है। इसकी बात सही थी कि यहाँ पे स्पीड टाइम के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस चीज को समझने का तरीका क्या होता है, देखो मैंने आपको हमेशा बताया था कि आप यहाँ पे बात करते हो स्लोप की। ठीक है, आप हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। स्लोप हमेशा होता है y अपॉन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। ठीक है, जब ये रेशियो आते हैं तो उसको हमेशा हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे ये एक एंगल। ठीक है, एंगल हमेशा कंसिडर किया जाता है फ्रॉम x एक्सिस टू द कर्व, फ्रॉम x एक्सिस टू द कर्व। ऐसे ही यहां पर फ्रॉम x एक्सिस टू द कर्व, ये वाला। ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा, फ्रॉम द x एक्सिस टू द कर्व। ठीक, अब मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो सकती है? क्या इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा है, क्योंकि जब मैं x एक्सिस से इस पे अगर परपेंडिकुलर डालता हूं तो उससे ज्यादा एंगल आ रहा है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 है और इसकी लेस देन 90 है। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा ऑन द ज्योमेट्री बेसिस। तो ज्योमेट्री के बेसिस पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एंगल देख सकते हो कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, ज्योमेट्री बेसिस पर। इससे फायदा ये है कि हमेशा हम जब बात करते हैं, दिख रहा है अभी आपको, दिख रहा है? चलो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा होगा क्योंकि वो लाइट थोड़ी वैसे आ रही है ना। चलो, तो मैं बोला था यहाँ पे जो थीटा की बात चल रही है, थीटा यहाँ पे लेस देन 90 और यहाँ पे ग्रेटर देन 90।
ठीक है। अब थीटा के बेसिस पे कैसे बताओगे कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो बात की जाती है यहाँ पर हमेशा एक चीज देखते हैं, देखो जैसे ये ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक मान लो आर्क ड्रॉ करता हूँ, एक आर्क हो गई, ये इसका बेस हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को, ये किसको रिप्रेजेंट कर टाइम को। तो बेसिकली पोजीशन और टाइम के बीच में तो देखना है मेरे को स्लोप। तो ये कौन सा एंगल होगा जो इन दो में रिलेशन बनाता हो, साइन कॉस है टेन, इन दोनों में रिलेशन बना कौन सा होगा, टेन, बस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेन थीटा, और टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ 0 से लेकर 90 के बीच में वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं, 90 से ग्रेटर जाओगे 180 तक में सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। याद आया, 10 0 से लेकर 90 तक पे सारी वैल्यू पॉजिटिव, इवन इन इंक्रीजिंग वैल्यू 1045 की वैल्यू 1 हो जाती है, 60 की वैल्यू देखो √3 यानी 1.732, और 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, सीधा इन्फिनिटी को टच करता है। जबकि 90 से ऊपर जाओगे तो सारी वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे 120 माइनस √3, ठीक है, 135 माइनस 1, ठीक है, सारी नेगेटिव हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल हमेशा कैसा रहने वाला है, लेस देन 90। तो लेस देन 90 है मतलब वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव। इसी वजह से ग्राफ कहलाएगा आपका पॉजिटिव ग्राफ। और अगर बात करूं इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ में सारी वैल्यू कैसे मिलेंगी आपको, जब भी ऐसा ग्राफ दिखेगा तो ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 पे वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। मतलब ये ग्राफ कैसा हो गया, नेगेटिव ग्राफ। नेगेटिव ग्राफ या पॉजिटिव ग्राफ का मतलब होता है स्लोप। अगर इनका स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो पॉजिटिव ग्राफ, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव रहती है तो नेगेटिव ग्राफ या नेगेटिव स्लोप, ठीक है। नेगेटिव हमेशा डिक्रीजिंग को शो करेगा और पॉजिटिव हमेशा इंक्रीजिंग को शो करेगा। अब बस आप एंगल के बेसिस बता सकते हो कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया, कौन सा डिक्रीजिंग होगा। चलो, मैंने तुमसे सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा e की पावर प्लस एक्स है और कौन सा माइनस एक्स है, दोनों में से e की पावर प्लस एक्स और माइनस एक्स कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे एक काम करो, एक्स एक्सिस ये बना लो, एंगल डाल के देखो 90 से लेस है ग्रेटर है, ऐसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, पर भैया ये तो कम है, ये कम है तभी तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ज्यादा हो रहा था तो फिर नेगेटिव नहीं हो रहा था, बस में रही। अगर पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 रहेगा तभी तक तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब e की पावर